ले ऑफ्स। माइक्रोसॉफ्ट ने 1000 एम्प्लॉयज़ को निकाला है, नेटफ्लिक्स ने 300 एम्प्लॉयज़ को निकाला है, अमेजॉन ने 10,000 एम्प्लॉयज़ को निकाला है, मेटा ए फेसबुक ने 11,000 एम्प्लॉयज़, और यहाँ तक कि ट्विटर ने 4400 एम्प्लॉयज़ को अपनी कंपनी से बाय बाय बोल दिया है। अगर ऐसा क्यों? सिंपल सा रीज़न है, फियर्स ऑफ हाई इन्फ्लेशन, स्लो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, राइजिंग इंटरेस्ट रेट जो कंपनीज को अब ना चुभने सी लगी है। विथ राइजिंग कॉस्ट द कंपनीज आर कटिंग डाउन देयर एम्प्लॉयज कॉस्ट बाय आइडेंटिफाइंग रिडंडेंसीज एंड लो एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी। मगर क्या आपने नोटिस किया है कि ये सारी कंपनीज में ऐसे ही लोग निकाले जाते हैं जो एक्चुअली रिप्लेसेबल है? तो रिप्लेसेबल के बेसिस पे वो जज करते हैं कि कंपनी में वो कंपनी का एम्प्लॉय कितना इंपॉर्टेंट है, और दैट इज़ द हार्ड रियलिटी जो लोगों को पता है और लोगों को शायद एक्नॉलेज नहीं करना है। और ये पहले ले ऑफ्स नहीं है, और डेफिनेटली लास्ट भी बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे ले ऑफ्स होते रहेंगे, बहुत नेसेसरी है किसी भी कंपनी को सर्वाइवल मोड में जाने के लिए, सर्वाइव करने के लिए ऐसे कुछ स्टेप्स उठाना। बहुत स्ट्रिक्ट स्टेप्स है, अनफॉर्चुनेट स्टेप्स है, बट उठाना ज़रूरी बन जाता है। तो मान लीजिए आपकी एक कंपनी है, उसमें 4 एम्प्लॉयज़ है, सिर्फ 4 एम्प्लॉयज़ है, मगर वो चारों बहुत अच्छा काम करते हैं और आपको अच्छा खासा बिजनेस का पैसा मिल रहा है, आप अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, आप उनको भी अच्छी सैलरी दे रहे हो। बट अचानक से एक साल ऐसा आता है जहाँ पे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कम होने लगती है। अब आपकी बिजनेस जो है ना वो सर्वाइवल मोड पे आ गई कि इस साल तो कैसे भी सर्वाइव कर लेते, नेक्स्ट ईयर फिर से गवर्नमेंट के रिफॉर्म्स आएंगे, नई नई चीज़ें आएंगी, मार्केट फिर से सुधरेगा, उसके बाद हम फिर से प्रॉफिटेबिलिटी पे जाएंगे। बट अभी सर्वाइवल मोड है, तो सर्वाइवल मोड का सबसे पहला स्टेप जो आपको लेना पड़ेगा अनफॉर्चुनेटली वो है 4 में से 3 लोगों को रखना है, 1 को निकालना पड़ेगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 2 को रखना है, 2 को निकालना है। बट जो भी हो, आपको एम्प्लॉयज़ को हटाना ही पड़ेगा। दैट इज़ अ हार्ड रियलिटी। अब आप किसको निकालोगे? आप उसको निकालोगे जो बहुत ईजिली रिप्लेसेबल हो सकता है। मतलब अगर उसको निकाल भी दिया तो उसका काम आप कर लोगे, या फिर आप उसका काम जो है ना वो बचे हुए तीनों में बांट दोगे, ताकि उसका काम जो है वो होता रहे बट उसकी ज़रूरत ज़्यादा ना पड़े। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि किसी और को हायर कर सकते हो उसकी जगह, एंड उसको कम पैकेज में या कम सैलरी में रख सकते हो। तो ये चीज़ें हैं आपके पास ऑप्शन, मगर आप ये ज़रूर करोगे, बिकॉज दैट इज़ अ नेसेसरी स्टेप टू सर्वाइव। और यही चीज़ें कंपनी भी कर रही है ऑन अ लार्जर स्केल। नाउ इतना तो सबको समझ गया कि क्योंकि वो रिप्लेसेबल है, जल्दी रिप्लेस हो सकते हैं और कोई भी उनकी जगह ले सकता है, उनको निकाला जाता है, उनको सबसे पहले स्क्रिप्ट कोड बनाया जाता है। बट सवाल उठ के आता है कि ठीक है ये तो समझ गया, बट अब किया क्या जाए? क्या ऐसा किया जाए जिससे इररिप्लेसेबल बन जाए, हम कंपनी के एक एसेट बन जाए, हम ऐसा कुछ बन जाए जिसको कंपनी निकाल ही नहीं सकती है। तो यहाँ पे एक किताब की बात करना चाहता हूँ मैं, लिंचपिन, जो सेथ गॉर्डन ने लिखा है। बड़ी अमेजिंग सी किताब है। इस किताब में जो ऑथर है वो ये कहते हैं कि देखो जो भी हो जाए, अगर आप एक लिंचपिन हो तो आपको कंपनी नहीं निकाल सकती। आपके पास हमेशा पावर रहता है टू डिसाइड कि मुझे इस कंपनी में रहना है या नहीं रहना है। तो ये बहुत बड़ा पावर है जो आपके पास आ जाता है। अब लिंचपिन कैसे बना जा सकता है? थिंक ऑफ जेफ बेजोस। क्या जेफ बेजोस को कोई रिप्लेस कर सकता है? स्टीव जॉब्स को कोई रिप्लेस कर सकता है? बेंजामिन जैंडर को कोई रिप्लेस कर सकता है? सुंदर पिचाई के बारे में सोचिए, उन्हें कोई रिप्लेस कर सकता है? आंसर इज मोस्टली नो, बिकॉज दीज आर द पीपल हु आर लिंचपिन इन द कंपनीज। ये इतने वैल्यूएबल है कि इनके रिप्लेसमेंट्स को खोजा ही नहीं जा सकता, एंड ये बात कंपनीज को भी पता है। अब सोच के देखिए कि सुंदर पिचाई की सैलरी तो हम सबको पता है, ठीक है, हम सब ने बहुत डिस्कस की है। 360 करोड़ हर दिन में वो 1 करोड़ कमाते। इतना कुछ कमाने के बावजूद गूगल उन्हें कभी नहीं निकालेगा। द रीज़न इज़ प्रीटी सिंपल, बिकॉज ही इज़ अ लिंचपिन, ही इज़ द डिसीजन मेकर। सीईओ तो है ही है, बट ऐसा भी होता है कि कई बार सीईओ अच्छा ना डिसीजन या काम ना करे तो कंपनी उसे बाहर निकाल सकती है। तो ऐसे भी होता है, बट बिकॉज ही इज़ सो गुड एट वॉट ही डज, उनको कोई भी कंपनी नहीं निकाल सकती। कितना भी बड़ा ले ऑफ हो जाए, ही इज़ द मोस्ट प्रोटेक्टेड एम्प्लॉय। एंड यही चीज़ लिंचपिन के किताब में भी कही गई है कि आपको वैसा ही कुछ एम्प्लॉय बनना है, ऐसा एम्प्लॉय बनना है जो बहुत वैल्यूबल है कंपनी के लिए। मगर अगर आपको गलती से लग रहा है कि लिंचपिन क्या सिर्फ हेड ऑफ द कंपनी होते हैं, सीईओ होते हैं या फाउंडर्स होते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसे भी कुछ एम्प्लॉयज़ होते हैं जो बहुत वैल्यूबल होते हैं, जैसे कि जॉनी ईव, जो कि एप्पल के डिज़ाइन टीम में थे, एंड स्टीव जॉब्स ने उनको नोटिस किया एंड बना दिया हेड ऑफ इंडस्ट्रियल डिज़ाइन टीम। एंड उसके बाद अगर आपने कोई भी एप्पल का आइकॉनिक प्रोडक्ट देखा होगा तो आपको पता होगा कि एप्पल के आइकॉनिक प्रोडक्ट का जो डिज़ाइन है ना, सबका सब जॉनी ईव ने बनाया। नाउ ही इज़ अ लिंचपिन, उन्हें नहीं रिमूव किया जा सकता। उनकी वैल्यू कंपनी को समझ गई है। तो आप ये मत सोचिए कि जो हेड है, सीईओ है, वही है लिंचपिन।
कोई भी एम्प्लॉय अपने लेवल पे लिंचपिन बन सकता है। एक चीज़ का ध्यान रखिए, ये जो लिंचपिन है ये हमारे ही बीच में है। कोई मैजिकल पिल लेके पैदा नहीं हुए, मैजिकल टैलेंट लेके पैदा नहीं हुए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अपने काम को बहुत इंपॉर्टेंट समझते हो। काम छोटा या बड़ा के हिसाब से नहीं होता, ये डिसाइड करते हैं कि मुझे काम को कितने एंथू के साथ करना है, कितना इंपॉर्टेंटली मुझे इस काम को देना है ताकि काम भी मुझे उतना ही इंपॉर्टेंस दे। तो ये चीज़ लिंचपिन की एक खासियत सी बन जाती है। अपने आप को लेवल अप करना, पब्लिक स्पीकिंग करना, सर्टिफिकेशन करना अपने फील्ड से रिलेटेड, किताबें पढ़ना, ये सब ना लिंचपिन की एक निशानी होती है। क्योंकि उन्हें पता है कि कल को अगर उन्होंने भी ये काम करना छोड़ दिया, लेवल अप करना छोड़ दिया, तो वो भी लिंचपिन से हट जाएंगे, वो भी आम जनता बन जाएगी, वो भी रिप्लेसेबल बन सकते हैं। इसी चीज़ को हटाने के लिए वो हमेशा लेवल अप करने की कोशिश करते, वो हमेशा अपने आप को एजुकेट करने की कोशिश करते, वो हमेशा समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में क्या नया चल रहा है, चलो मैं वो करता हूँ, वो समझता हूँ। एंड इतना रेलेवेंट रहते हैं वो मार्केट के साथ, इसीलिए वो एक लिंचपिन कहलाते हैं। अब एक बार सोच के देखिए, अगर कोई कंपनी का हेड है, उसको पता है कि ये लिंचपिन है, ये बड़ा एम्प्लॉय वैल्यूबल है मेरे लिए, अगर मैंने इसको टाइम टू टाइम पोजीशंस हाइक नहीं दिए, सैलरी हाइक नहीं दी, तो ये मुझे छोड़ के चला जाएगा, ये मेरी कंपनी को छोड़ के चला जाएगा और किसी राइवल कंपनी को ज्वाइन कर लेगा या फिर खुद की कंपनी बिल्ड कर लेगा। तो ये तो मेरी कंपनी के लिए बुरा है ना। तो ऐसे टाइम पे उसका जो हेड है, उनको टाइम टू टाइम अपग्रेड्स देता रहता है। इसीलिए लिंचपिन जो मांगता है वो भी उसे मिलता है, कई बार जो नहीं मांगता वो भी उसे मिलता है। तो ये चीज़ हो जाती है लिंचपिन के साथ। पर चलो, लिंचपिन होता है करके पता चल गया, पर लिंचपिन बने कैसे? अकॉर्डिंग टू सेथ गॉर्डन ऐसे 5 चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी तो बिकम अ लिंचपिन। नंबर 1, स्टैंड अप एंड बी रिमार्केबल इन द वे यू वर्क। नंबर 2, बी ह्यूमन एंड कॉन्ट्रीब्यूट। Number 3, interact and be generous with your time and attention. Number 4, make judgment calls instead of following beaten path. And number 5, take the risk irrespective कि आप किसी को upset कर सकते with your initiative, innovation and insights. पर ये तो बात हुई एम्प्लॉयज़ की, मगर क्या कंपनीज भी एम्प्लॉयज़ के लिए लिंचपिन बन सकती है? इसका मतलब एम्प्लॉयज़ तो लिंचपिन है ही, बट हमेशा ये पावर क्या कंपनी के पास ही रहेगा? नहीं, कंपनीज को भी लिंचपिन बनना पड़ेगा। अगर एक कंपनीज को अच्छे से फंक्शन करना है, उसको भी लिंचपिन बनना पड़ेगा। उस कंपनी को फिगर आउट करना पड़ेगा कि क्यों कोई मेरे पास आएगा, क्यों मेरे को ही प्रेफर देंगे लोग, क्यों मेरे पास अच्छा टैलेंट आएगा। इसलिए उनको लिंचपिन बनना पड़ेगा और ये 4 तरीक़ों से वो कंपनी भी लिंचपिन बन सकती है। पहला है रीज़न, मोर ह्यूमन बनना पड़ेगा उन्हें। सेकंड, रिमार्केबल, मोर रिमार्केबल बनना पड़ेगा। थर्ड, फास्टर ऑन इट्स फीट। एंड फोर्थ, मोर लाइकली टू कनेक्ट डायरेक्टली विद द कस्टमर। एंड दैट इज़ व्हेन अ कंपनी बिकम्स इंडिस्पेंसेबल। इसका मतलब यह है कि कंपनी भी लिंचपिन है, एम्प्लॉयज़ भी बहुत सारे उसके लिंचपिन है, एंड दोनों साथ में काम करते हैं एक पॉजिटिव लूप, सेटबैक लूप या पॉजिटिव फीडबैक लूप की तरह। एंड इस तरीके से दोनों एक दूसरे से भरपूर फ़ायदा उठाते हैं एंड दोनों अपनी लाइफ में लेवल अप करते रहते हैं। ये बहुत ही अच्छी स्टेट है, बहुत ही अच्छी बात कही गई है इस किताब में। एंड दोनों को, लाइक एम्प्लॉयज़ को भी एंड कंपनीज़ को भी इसी तरीके से फंक्शन करना चाहिए। विद दिस मैं ये वीडियो एंड करता हूँ। ये अमेजिंग सी किताब आपको डेफिनेटली पढ़नी चाहिए। सेथ गॉर्डन एक बहुत अच्छे ऑथर है, उन्हें हर एक चीज़ के बारे में बहुत अच्छा डीप नॉलेज है एंड जितना अच्छे से वो लिखते हैं, अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं, उससे आपको भी काफ़ी कुछ सीखने मिलेगा। आई विश मैंने इसको अपने बहुत अर्ली 20s में पढ़े होते तो लाइफ में बहुत अलग चीज़ होती, बहुत ज़्यादा सीखने मिलता। बट अगेन मैंने पढ़ लिया, मैं खुश हूँ। तो आप भी पढ़ सकते हो और आप भी देख सकते हो कि ये बुक आपके लिए कैसा काम करता है। डेफिनेटली अ मस्ट रीड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड फॉलो अस फॉर मोर। एंड दैट्स इट, बाय बाय।